नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। देश के दो अलग अलग कोनों में पिछले कुछ घंटों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें, राजस्थान के बीकानेर में 5.3 तीव्रता का भूकंप भी शामिल है और इसके अलावा मेघालय में भी भूकंप के झटके लगे हैं। तो यह राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि राजस्थान के बीकानेर में सुबह 5:24 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इनकी जो तीव्रता है वो 5.3 मापी गई है। और इससे पहले आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया था कि मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स इलाके में सुबह 2:10 पर भूकंप आया था। इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई थी। इससे पहले 18 जुलाई को गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके लगे थे और यहाँ रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.9 मापी गई थी। इससे पहले इसी महीने हिमाचल प्रदेश, असम, बंगाल और दिल्ली में भी भूकंप के झटके लगे थे। भूकंप के झटके महसूस होने पर बिल्कुल भी घबराएं नहीं। सबसे पहले अगर आप किसी बिल्डिंग में मौजूद हैं तो फिर बाहर निकलकर खुले में आ जाएं। बता दें, बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए लिफ्ट से बिल्कुल भी ना जाएं। और वहीं विधानसभा चुनावों में इस साल भारी जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तृणमूल कांग्रेस आज शहीद दिवस मनाएगी। आपको बता दें, सबसे बड़े वार्षिक कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण का प्रसारण अलग अलग राज्यों में किया जाएगा और यहां कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि बनर्जी के भाषण को पश्चिम बंगाल में बड़े पर्दों पर प्रसारित किया जाएगा और पहली बार तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात और दूसरे राज्यों में भी इसे दिखाया जाएगा। तो यहाँ इस बीच आपको ये बता दें कि शहीदी दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में भाषण बंगाली में प्रसारित किया जाएगा और जबकि अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषाओं में अनुवादित भाषण जो है वो प्रसारित किया जाएगा। और बिहार की राजनीति की बात कर लेते हैं। इस सवाल की चर्चा जोरों शोरों पर है। यहाँ जेडीयू में क्या कुछ होने वाला है ये देखना बेहद ही दिलचस्प है और यहाँ बिहार की जो राजनीति है अब देखना ये है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। आपको ये बता दें कि यहाँ जेडीयू अध्यक्ष बदलने की तैयारी की जा रही है और जेडीयू की 31 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में नए अध्यक्ष के नाम पर मोहर भी लग सकती है। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उनकी अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने के बाद से ही पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। रविवार को जेडीयू के नवमनोनीत प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह ने जरूर भाग लिया, लेकिन कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बैठक से अपनी दूरी बना ली। एक बयान में ये कहा गया कि पार्टी तय करेगी कि मैं अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी मजबूत साथी को देने में पीछे नहीं हटूंगा। तो यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि संगठन है तभी पार्टी है, तभी मैं मंत्री हूं और हमारे नेता मुख्यमंत्री हैं। और वहीं पेगासस मामले पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष मुद्दाहीन थी और ऐसे में इस समय में कोई मुद्दा ना मिला ताकि मॉनसून सत्र में बाधा ना डाल सके, इसीलिए वो ऐसा असफल प्रयास कर रही है। भारत की छवि को धूमिल करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। विपक्ष मुद्दाहीन थी और ऐसी सूरत में कोई मुद्दा मिले ताकि हम मॉनसून सत्र को डिसरप्ट कर सकें और मुद्दा उठाने की कोशिश कर सकें, ऐसा एक असफल प्रयास विपक्ष की ओर से करने की कोशिश हो रही है, जिसमें सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है, कोई आधार नहीं है और कहीं से भी इस बात की संभावना दूर दूर तक नहीं है पुष्टि होने की। फिर भी उसके बावजूद ये प्रयत्न किया जा रहा है भारत की छवि को धूमिल करने के लिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को डैमेज करने के लिए और भारत का विश्व के मानचित्र पर जिस प्रकार से एक स्थान, एक सम्मान आज की तारीख में हासिल है, उसको क्षति हो, उसको नुकसान पहुंचे, इस मकसद के साथ विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। और वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि मैं पीएम मोदी जी से मिला हूं और गोवा में चल रहे विकास के परियोजनाओं के बारे में उन्हें अपडेट दिया है। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और अगवाद जेल के कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्हें इसके उद्घाटन कार्यक्रम में भी बुलाया गया है। मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को मिला और नरेंद्र मोदी जी को
गोवा में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में अपडेट दी थी और उसी प्रोजेक्ट को मैंने उनको इनवाइट किया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और अगवा जेल का जो कॉम्प्लेक्स का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया और उनको इनवाइट किया। उन्होंने इस कार्यक्रम इसके इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में आने का प्रॉमिस किया। इसी वक्त आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा वर्चुअली मीटिंग लेने की उन्होंने प्रॉमिस की है। स्वयं पूर्ण मित्र गोवा में हर एक ग्राम पंचायत में माननीय पंतप्रधान मोदी जी वर्चुअली इस बारे में बात करेंगे। कोविड मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन। और उधर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लाल किला आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बड़ी सूचना ये दे दें कि 21 जुलाई से 15 अगस्त तक लाल किले में घूमने के लिए जाने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से मंगलवार देर शाम को लाल किला बंद करने की सूचना दी गई। एएसआई के निदेशक NK पाठक ने एक आदेश पत्र जारी करते हुए अपने दिल्ली सर्कल के तमाम अधिकारी, उत्तरी जिले की पुलिस और लाल किले में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे CISF कमांडेंट को इस बात की जानकारी दी। सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली पुलिस ने ASI को 15 जुलाई से ही लाल किले को बंद करने के लिए कहा था। फिलहाल आपको ये बता दें कि ASI ने 15 की बजाय 21 जुलाई से लाल किला बंद करने का निर्णय लिया है। और पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के पटियाला में सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 20 तारीख से चिड़ियाघर को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद चिड़ियाघर में आने वाले पटियाला के निवासियों के लिए अब चिड़ियाघर खुला रहेगा। पटियाला वासियों के लिए करीब 2 साल की ठोस व्यवस्था के बाद पटियाला के डकाला रोड स्थित चिड़ियाघर में बहुत कम लोग घूमते नजर आए। वहीं उन्होंने सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। सानू बहुत अच्छा लग्या जी। तो असी देखिया पंजाब सरकार ने अच्छे प्रबंध किए हुए जी। बिना मास्क ते सैनीटाइजर तो किसी की एंट्री नहीं हो रही। कोविड की पालना की जा रही है। हाँ जी, पूरी की जा रही है। सानू भी मज़ा आ रहा जी उरे आके। काफ़ी चिर बाद आया, कोरोना तो हुआ 2 साल तक, 1.5 साल एवं निकल गया जी, पर अच्छा लग गया जी। बहुत अच्छा इंतजाम किया गया। और वहीं पंजाब सरकार ने 26 जुलाई से स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश फिलहाल कक्षा 10वीं और 12वीं तक के छात्रों के लिए लागू रहेगा। इस बीच कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है और राज्यों में फिर से स्कूल खोलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस बीच आपको ये बता दें कि ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने स्कूल खोलने को लेकर बड़ा बयान दिया। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव चौथे सीरो सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना का प्रभाव कम पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि यूरोप के कई देशों ने तो कोरोना संक्रमण की तेजी के दौरान स्कूल खोलते हुए यहाँ ये मामले जिस तरीके से बढ़ रहे थे, तो यहाँ स्कूल अब शर्तों के साथ खोले जाएंगे। बता दें कि चौथे सीरो सर्वे में 6 से 17 साल तक के 28,975 बच्चों को शामिल किया गया है और यहाँ 62% को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई गई थी, जबकि 24% ने वैक्सीन की एक डोज और 14% ने दोनों डोज ले रखी थी। भार्गव ने यह भी बताया कि इस सर्वे में सीरो प्रिवलेंस 67% मिला है। और वहां पेगासस जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस यहां लगातार हमले करती हुई नजर आ रही है और वहीं आज देश भर के हर प्रदेश में मोर्चा भी खोलेगी। कांग्रेस इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर हर प्रदेश में कॉन्फ्रेंस करेगी और गुरुवार को पार्टी की प्रदेश इकाई राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेगी। बता दें कि कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि पेगासस रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का टेलीफोन भी हैक किया गया है। और इतना ही नहीं, 2019 के आम चुनाव में भी मोदी सरकार ने जासूसी कार्रवाई करवाई थी। रिपोर्ट ये साफ है कि यहाँ सभी सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकार को पीछे गए थे। ये इस मामले में ये साफ है कि सरकार ने जासूसी के इरादे से ही यह सॉफ्टवेयर खरीदा है। और यहाँ वेणुगोपाल ने इस मामले में ये भी कहा कि कांग्रेस ने तय ये किया है कि जिस तरीके से पेगासस का जो मामला है, इस मामले को राष्ट्रवादी मुद्दा बनाएगी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेगी। और पंजाब की बात कर लेते। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में पिछले अगर बात करी जाए तो 2 दिनों से बारिश हो रही है और जिले के किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। ये बारिश किसानों के लिए वरदान साबित होगी। बता दें, फतेहगढ़ साहिब के निवासी और अमलोह के जसबीर सिंह नंबरदार ने कहा कि प्राकृतिक बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण डीजल की जो खरीद है उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ
ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸੀਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ने जो गर्मी करके तड़प रहे सीगे। और कर्नाटक की बात कर रहे थे। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों में फिर बल मिलता जा रहा है। बताया ये चोरी कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने मंगलवार को कई समुदाय के संतों के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय का पालन करना ही होगा। हालांकि संतों ने चेतावनी दी है कि अगर येदियुरप्पा को सीएम के पद से हटाया गया तो कर्नाटक में बीजेपी को राजनीतिक दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। प्रतिनिधि मंडल के अगुआ बाले होसूर मठ के दिंगालेश्वर स्वामी ने यही कहा कि येदियुरप्पा ने बस इतना ही कहा है कि वह इस मुद्दे पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और उन्हें अलाकमान के निर्णय का पालन करना ही होगा। सीएम से मुलाकात के बाद स्वामी ने मीडिया से ये भी कहा कि जब हमने येदियुरप्पा से पूछा कि दरअसल हुआ क्या है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और अलाकमान का फैसला अंतिम है। और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा को लेकर सचिवालय में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए कि आपदा काल में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर तत्काल कहीं से कोई रिपोर्ट आती है तो सहायता के लिए पहुंचना प्रशासनिक अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आज हम लोगों ने जो आपदा काल जो हमारे यहाँ पर चल रहा है, आपदा को लेकर ये बैठक की है और सभी जिलों के सभी अधिकारियों को जो ज़रूरी निर्देश थे, आपदा काल में किसी प्रकार की भी जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और तत्काल कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट आने पर तुरंत वहाँ पर जो है सहायता के लिए पहुँचना प्रशासन को सुनिश्चित करना है। और साथ ही साथ जो हमारा मैंने ये आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे दुरुस्त रहने के निर्देश दिए हैं और साथ में बैठक में यह भी हमने कहा है कि कोई भी पेंडेंसी नहीं रखी जाएगी और जिलों में जो अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और जो समस्याएं जिलों की है वो जिलों पर ही जो है उनका समाधान होना चाहिए, वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, जिससे कि अनावश्यक रूप से सचिवालय पर, शासन पर यहाँ पर दबाव बढ़ता है। हमने कहा है कि अगर ज़िले की समस्या यहाँ आती है तो निश्चित रूप से उस ज़िले के जो भी और वहीं यूपी के बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। दरअसल यहां भाजयुमो जिलाध्यक्ष दीपक दुल्हेरा सत्ता के नशे में चूर होकर नाली सफाई की मामूली कहासुनी को लेकर बुजुर्ग के साथ उन्होंने मारपीट की है। गौरतलब है कि जो ये मारपीट का वीडियो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें जिलाध्यक्ष हाथ में राइफल लिए भी दिख रहे हैं। वहीं आपको ये बता दें कि जिलाध्यक्ष के इस बवाल में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं और मामले की सूचना पर सीओ समेत पुलिस के आला अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे हैं। हरिओम जी, अभी आपके गांव में झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है और कौन सा गांव है आपका? गांव दुल्हरा है जी। ये दीपक दुल्हरा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रहा है और गांव में ये दबंगी चलाता है। काफ़ी लोगों को 20-25 लोगों को लेकर जो भी लोग मिले हैं इन्हें वो इनके साथ मारपीट की है, काफ़ी फायरिंगबाजी गोलीबाजी करी है, राइफल वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो हैं हमारे पास। तो कितने लोग आपके परिवार के लोग घायल हैं इसमें? इसमें 3-4 लोग घायल हैं। तो उन्हें कहाँ भेजा गया है? महिला हैं 2-3 घायल और 3-4 लोग उन्हें सिकंदराबाद रेफर हॉस्पिटल के लिए कर दिया है। तो आपने और यहाँ लेंगे छोट सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले 2 लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी ATS की मदद से इस पूरे मामले का पटना पुलिस ने पर्दाफाश किया। गिरफ्तार 2 भाइयों पर फर्जी तरीके से विदेशों में कॉल करवाने का इन पर आरोप है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पुलिस ने अनिल चौरसिया और सुशील चौरसिया के रूप में की है। बता दें, ATS और पटना पुलिस के अधिकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी दोनों भाई फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से लगातार विदेशों में बात किया करते थे। और ये भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ इनपुट्स मिली है, इनपुट्स के आधार पर मंगलवार की शाम में ये कार्रवाई की गई है। और ATS के अधिकारी सोमवार से ही पटना के गर्दनीबाग में चल रहे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पर नजर रखे हुए थे। मंगलवार को जैसे ही फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के संचालक दोनों भाई वहां पहुंचे, ATS ने पटना पुलिस की मदद से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार दोनों भाइयों पर अवैध तरीके से विदेशों में कॉल करने के धंधे में शामिल होने का आरोप है। ATS ने इनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए हैं, जिसके माध्यम से यह फर्जी एक्सचेंज चल रहे थे। और वहीं उत्तराखंड के रुड़की नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। बता दें, विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। बता दें कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो संविदा पर रखे गए थे, उन्होंने अपना सफाई कार्य छोड़कर ये नगर निगम को विरोध जाहिर किया है। दरअसल सफाई कर्मचारियों की मांग ये है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए और टेका प्रथा को बंद किया जाए। और यहाँ कर्मचारियों ने ये भी कहा कि उनको नगर निगम में संविदा पर रखा गया था और समय अनुसार उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने रुड़की में मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। क्योंकि सफाई कर्मचारी जो है अपने पूरी सेवाएं दे रहा है, परंतु वेतन उसे बहुत तुच्छ मिल रहा है। ठेका प्रथा बंद करने के विषय में आज ये पूरा समाज एक है और सारे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया अनिश्चितकालीन। और वहीं यूपी के आगरा की बात कर लेते हैं। यूपी के आगरा में बाइक खड़ी करने की मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में इतना विवाद हुआ तो यहाँ दुकानदारों में जमकर विवाद हुआ है। बता दें कि यहाँ जिस तरीके से दोनों पक्ष आपस में भिड़े और खूब लाठी डंडे चले। और मामला थाना एतमा लोदोला क्षेत्र के फाउंड्री नगर पुलिस चौकी के टेढ़ी बगिया का है, जहां दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दुकानदार ने पिता और 2 पुत्रों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं झगड़े का पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया। और वहीं पंजाब के गुरदासपुर में जफरवाल गांव में एक कलयुगी बेटे ने जमीन के लालच में आकर अपने बुजुर्ग पिता की बिजली का करंट लगाकर बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने अपने पिता के शव को दफनाने के चलते रात में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के बड़े बेटे की शिकायत पर आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ 62 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਚੁਗ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 12.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 4-4:30 ਵਜੇ। और हरियाणा के रेवाड़ी की बात कर लेते हैं। किन्नर समाज ने आभूषण विक्रेता के खिलाफ यहाँ शहर के बीचों बीच प्रदर्शन जारी किया है। बता दें कि यहाँ किन्नर समाज ने इस तरीके से विक्रेता के खिलाफ शहर में प्रदर्शन जारी किया है, उसी को लेकर अब एसपी को शिकायत भी जाहिर की है। बता दें कि यहाँ साथ ही जिला सचिवालय में एसपी को शिकायत देने के बाद सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल यहाँ मामला क्या है आइए बताते हैं। किन्नर समाज कुंज गली स्थित निखिल ज्वेलर्स से काफ़ी समय से सोने की आभूषण खरीदा करते थे। आभूषण विक्रेता मार्का का जो आभूषण है वो बताकर उनको यहाँ टच के सहारे ये आभूषण फर्जी दिए गए और बताया जाता था कि टच के आभूषण थमा देता था और बिल मांगने पर उन्हें एस्टीमेट का बिल मोहर लगाकर दे दिया जाता था। और मामले की जानकारी लगने के बाद किन्नर समाज ने पुलिस में कार्रवाई जाहिर की है और यहाँ मामला भी दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि यहाँ जब हमने कार्रवाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया तो यहाँ बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की गई और यहाँ साफ तौर पर किन्नर समाज ने आभूषण विक्रेता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हारी कार्रवाई पूरी होगी। एसपी साहब ने हमें डीएसपी जमाल साहब के पास भी भेजा है, अब हम वहीं जा रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने कहा है जो तुम्हारी शिकायत है, जो दरखास्त है, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। आप डीएसपी साहब जमाल साहब को मिल लो, उनके हमें नंबर भी दिए हैं एसपी साहब जी ने। तो अभी कार्रवाई नहीं होगी, आगे तो क्या करेंगे? इससे आगे भी हम बहुत करेंगे जी। पूरा किन्नर समाज सम्मेलन हम इकट्ठा करेंगे शहर के अंदर। आगे भी हम इससे उससे जाएंगे, आईजी तक जाएंगे। अभी आपने बाड़ावास गेट चौकी में शिकायत दी थी, वहाँ क्या कुछ है? बाड़ावास गेट चौकी में जी हमारी कोई सुनवाई नहीं। जैसे हमने दरखास्त दी ना उनको, जो जनाब थे धर्मवीर जी, उन्होंने हमारी दरखास्त मोड़ के जेब में डाल ली और हमें दबाव दिया गया फैसले के लिए। जी बताओ हम फैसला क्यों करेंगे? हमारी तो बार बार दुहाई। और फिलहाल की इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।